अध्याय 2, इसके पहले हम लोग अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं, धारा 1 से लेकर 5 तक। आज हम धारा 6 से पढ़ेंगे और मैक्सिमम एक वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हम वीडियो इतना रखना चाहते हैं कि जिससे आपको ये लेंदी ना लगे और बोरियत ना हो, जिससे कि आप इजीली चीज़ों को पढ़ सकें। तो अभी साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बात करें तो अध्याय 2 में साधारण स्पष्टीकरण यानी कि जनरल एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। अब धारा 6 क्या कहती है कि संहिता में की भाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना, यानी ऐसा कोई डेफिनेशन इन द कोड ऑफ टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया, उन चीज़ों को चलिए समझ लेते हैं। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में, साधारण अपवाद जो अभी आगे आपको मिलेगा उस शीर्षक वाले में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा। यानी अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम लोग लॉ को इसलिए नहीं समझ पाते हैं, या इंडियन पिनल कोड या सीपीसी सीआरपीसी को इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि इसमें बहुत से टफ ऐसे वर्ड्स दिए रहते हैं जिनका हमें जनरल मीनिंग नहीं मालूम होता है। तो साथ ही साथ मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूँगा कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है, वो सब चीज़ें। तो जैसे कि यहाँ पे कहा गया संक्षिप्त संहिता के परिभाषाओं के अपवादों के अध्ययन समझा जाना, तो इसे डेफिनेशन इन दी कोड ऑफ टू बी अंडरस्टैंड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, उस कंडीशन में हम अपवादों में एक्सेप्शन के कंडीशन में इसको अध्ययन यानी समझेंगे, डेफिनेशन इसके समझेंगे सब चीज़ों के बारे में। तो क्या चीज़ है ज़रा देखिए। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की परिभाषा यानी कि थ्रो आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, हर दंड के लिए यानी कि एवरी पीनल प्रोविजन एंड एवरी इलेशंस ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और द पीनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन contained in the chapter entitled the general exceptions, though those the exceptions are not the repeated in the such definition penal provision in the illustration। तो वह अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन यानी कि जो जनरल एक्सेप्शंस हैं उनके अतिरिक्त उन्हें जो है कहीं पर भी आपको कन्फ्यूज़न उसमें ना लाया जाए कि दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो, यानी उसे दोहराया ना गया हो। तो वो उसका वही अर्थ है जो वहाँ पर दिया हुआ है। दृष्टांत क्या कहता है कि इस संहिता को वे धाराएं जिसमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं, यह अभिव्यक्त नहीं करती हैं कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्ययन समझी जाएंगी जिसमें वह उपबंधित है। यानी कि जो अपराध परिभाषाएं मौजूद हैं तो वो उसमें समझी जाएंगी जो उसमें उपबंधित है, यानी जिसमें वो कोड में दिया हुआ है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है आईपीसी में कि अगर 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा है और वो कोई अपराध करता है तो अपराध नहीं है, वो उसकी भूल मानी जाएगी। दूसरा दृष्टांत क्या कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर कोई है वारंट के बिना किसी को गिरफ्तार करता है जिसने हत्या की है, पकड़ लेता है। यहाँ जो व्यक्ति को पकड़ा गया है वो सदोष परिशोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए यानी कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसको पकड़ने के लिए जो है आबद्ध था। यानी यहाँ पर जो क व्यक्ति है, यहाँ पर क जिसने पुलिस ऑफिसर ने बिना वारंट के गिरफ्तार किया है वो कोई अपराध नहीं करता है, क्योंकि इसलिए वह विधि के अनुसार उसे आबद्ध था, यानी कि वो बाउंड था उस रूल के अकॉर्डिंग, वॉज बाउंड बाय द लॉ टू द एप्रहेंड जेड, उसको पकड़ने के लिए। एंड इसलिए मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए कि उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, यानी कि जो एंटाइटल्ड हो, जिसे लॉ के तहत कहा गया है कि ये काम आपको करना है, तो वो अपराध नहीं करता है, यानी अपराध उसे नहीं माना जाएगा। फिर धारा 7 क्या कहती है। अब धारा 7 के विषय में प्रोविज़न समझते हैं हम लोग क्या होता है इसमें। धारा 7 के प्रोविज़न कहते हैं कि एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव यानी कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, एक बार जो है समझाने के लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया है तो उस चीज़ को आप वहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगा अपने आप। हर पद यानी एवरी एक्सप्रेशंस जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, कोई भी ऐसा वर्ड जिसका स्पष्टीकरण किया गया है इस संहिता के हर भाग में
उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा, यानी उसका कोई द्व्यर्थ नहीं निकाला जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिंग कहा गया है तो लिंग का हम कई अर्थ समझते हैं, लेकिन यहाँ पर लिंग का अर्थ आपको सिर्फ मतलब ये समझना है कि यहाँ पर यह पुरुष या फिर नारी दोनों के लिए ये संबोधन के लिए जेंडर जिसे यहाँ पे कहेंगे। तो द्विअर्थ में नहीं लेना है किसी भी शब्द को जिससे कि यह डिस्प्यूट उत्पन्न हो, बल्कि यहाँ जो परिभाषाएं दी गई हैं उसी के अंतर्गत उसे समझना है। तो पुल्लिंग वाचक शब्द का प्रयोग किए गए हैं और वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे, चाहे वो नर हो या फिर नारी हो। द प्रोनाउन ही एज इट्स डेरिवेटिव्स एंड आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेयर ही मेल और फीमेल। तो ये चीज़ हमें समझनी है। धारा 9 क्या कहती है, यानी कि दृष्टांत में हम जब पढ़ रहे हैं या साधारण स्पष्टीकरण में अध्याय 2 में दिए गए, तो धारा 9 वचन यानी कि नंबर्स के बारे में देती है। एक वचन बहुवचन जिसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, जब तक कि संदर्भ से त्वत् प्रतिकूल प्रतीत ना हो, यानी कि उस समय कॉन्ट्रैरी अजीब यानी विरोध में जो प्रतीत ना हो फ्रॉम, तो अनलेस द कॉन्ट्रैरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जब तक वो उस लिखित विधि के विपरीत ना प्रतीत हो, एक वचन का घोतक है। तो हमेशा वो एक वचन के बारे में माना जाएगा, उसे सिंगुलर मानेंगे। अंतर्गत बहुवचन आता है तो बहुवचन का घोतक अंतर्गत एक वचन आता है। तो सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इम्पोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। तो वहाँ पर आपको एक वचन और बहुवचन दोनों को ही मान के चलना है, क्योंकि जब तक वहाँ पे ये प्रतिकूल नहीं कहा गया है कि उसके विरुद्ध कोई बात कही गई हो, तब तक ही मान के चलना है। फिर अब बात करते हैं यहाँ पे 10 नंबर धारा की, जिसमें पुरुष और स्त्री के विषय में बताया गया, यानी मेन एंड वीमेन के बारे में। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है। किसी भी आयु, यहाँ पर एज डिफाइन नहीं है, किसी भी आयु मतलब जो एक दिन से लेकर बच्चा है उसके बाद जो उसकी मृत्यु की एक उम्र है या जिस समय मृत्यु होती है तब तक उसे पुरुष की संज्ञा में रखा जाएगा, और नारी का भी यही सीन यहाँ होगा। स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है, मतलब ये बताता है कि यहाँ पर डिनोट्स करेगा अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। द वर्ड वीमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। अब धारा 11 की बात करें, यानी कि पर्सन व्यक्ति किसे कहा गया, तो कोई भी कंपनी या संगम, जिसे संस्था हम कह सकते हैं, कंपनी या फिर संगम मतलब एसोसिएशन, या व्यक्ति निकाय या फिर ऐसा कोई बॉडी ऑफ पर्सन्स, कोई निकाय समूह है जैसे जूरी वगैरह इस तरीके से, या संस्थाएं या सोसाइटी वगैरह, चाहे वो निगमित हों या नहीं हों, व्यक्ति के संदर्भ में आता है तो उसे भी व्यक्ति कहा जाएगा इस जगह पर। धारा 12 कहती है लोक के यानी पब्लिक के विषय में। तो लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी, तो उसके अंतर्गत ही आता है। 13 अब क्वीन की परिभाषा दी गई है। तो बहुत से राज्यों में कहीं कहीं राजा और राजाओं वाला ये सब व्यवस्थाएं थी जिसे क्वीन के बारे में कहा गया, लेकिन इसे हमारे भारत में डेमोक्रेटिक होने के बाद में ये धारा में इसमें इंडियन पेनल कोड में हटा दिया गया कि क्वीन यहाँ पे कोई नहीं है। तो विधि के अनुकूल आदेश जो है 1950 द्वारा निरसित कर दिया गया। तत्कालीन समय में जो है 1950 में हटाया गया। तत्कालीन समय में देश में कई ऐसे जगह थी जहाँ पर राजा महाराजा या रानियाँ हुआ करती थी, तब के विषय में इसे दिया गया था, मगर अब ये नहीं है। तो आप 13 जो इसकी धारा है इसको यहाँ से कम मान के चलेंगे, लेकिन क्रम वही रहेगा अभी भी। 14 सरकार का सेवक। अब यहाँ पे सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वो क्या है, तो सरकार का सेवक हम किसे कह रहे हैं या किस व्यक्ति को हम सरकार के सेवक के रूप में कहेंगे। तो सरकार का सेवक का शब्द जो सरकार के प्राधिकार के द्वारा अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने के लिए दिए नियुक्ति किए गए कोई व्यक्ति है या नियोजित किए गए किसी भी व्यक्ति या किसी भी ऑफिसर या फिर सेवक का घोतक है, यानी उसके बारे में डिफाइन करता है। धारा 15 कहती है ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा, ये भी 1937 द्वारा निरसित यानी इसे हटा दिया गया है। इंडियन पिनल कोड 1860 है, ध्यान दें 1860 यानी आज़ादी के पहले ही आया था, और हम उसी इंडियन पिनल कोड का प्रयोग अभी भी कर रहे हैं। वर्तमान समय में ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा कि इंडियन पिनल कोड और सीपीसी सीआरपीसी को पूरी तरह बदला जा रहा है। उसका नाम भी बदल जाएगा, धाराएं भी बदल जाएंगी, परिभाषाएं बदल जाएंगी, तो हमें नया कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हमारे पास यही इंडियन पिनल कोड है जिसके माध्यम से हमारे इंडियन जुडिशरी फॉर्म जो है एक फंक्शन कर रही है। तो इसलिए हमें ये चीज़ें जानना जरूरी है कि वर्तमान में अभी इंडियन पिनल कोड में क्या दिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा की बात करें तो विधि अनुकूल इसे भी 1937 द्वारा हटा दिया गया है। इसे पूरी तरह से रिपील्ड बाय द AO
अमेंडमेंट हुआ था 1937 में, ये इसके अमेंडमेंट द्वारा इसे हटाया गया। अब सरकार की बात करें तो सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या किसी भी राज्य की सरकार का घोतक है, यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विषय में हमें बताता है। 18 भारत। भारत शब्द से क्या है कि जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, लेकिन अभी के टाइम में यह इंडियन पेनल कोड पुराना है, जिसे हम इंडियन पेनल कोड में जम्मू कश्मीर राज्य को भी अंतर्गत इसके मानेंगे और ये राज्य क्षेत्र उसके अंतर्गत भी आता है। तो आज हम लोगों ने अध्याय 2 में धारा 18 तक समझा है। धारा 19 से हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे। अगर आपने जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइमली मिलते रहें।